आज हम लोग डिमांड का पार्ट 4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 4। पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि आखिर इंडिविजुअल डिमांड का जो फंक्शन है उसमें कुछ कुछ फैक्टर्स काम करते हैं जो कि डिमांड को प्रभावित करते हैं, जैसे प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी, दूसरा रिलेटेड कमोडिटी यानी प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, तीसरा होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फिर मैंने बताया था कि मार्केट डिमांड फंक्शन में भी सेम टू सेम रहेगा, बस 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो क्या क्या कि जब मार्केट में जब ऑल कंज्यूमर रहते हैं तब क्या क्या उसको डिमांड इफेक्ट करेगा। सबसे पहला है उसमें नंबर ऑफ कंज्यूमर। अब मान के चलो कि इंडिविजुअल डिमांड में क्या था कि एक व्यक्ति का बात कर रहा था, लेकिन मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या था, भाई मार्केट है तो बहुत सारे कस्टमर होंगे। तो अब वहां पे क्या होगा कि नंबर ऑफ कंज्यूमर जो इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा कि मान के चलो कि एक साल में पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया। क्या हुआ? पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब होता है ना कि भाई अभी का युग है, स्टिंग पी रहा है, स्टिंग का दाम बढ़ गया। एक मतलब एक पार्टिकुलर जो आपका पॉपुलेशन है वो किसी चीज के प्रति रुझान आ जाएगा, फिर वो अभी कम कर देगा, बहिष्कार कर देगा, इंक्रीज कर देगा, तो उस पर आपका डिमांड का इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? लिखने का तरीका एकदम सेम टू सेम वही है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान के चलो कि कोई एरिया है, वहां पे क्या है कि अमीर गरीब लोग सब रहते हैं। अब वहां पे क्या है ना कि कोई कोई एक ऐसा एरिया जहां पे सिर्फ अमीर ही लोग हैं, जाहिर सा बात है कि वहां पे आपको नॉर्मल गुड्स खरीदेगा, आपको वो क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो खरीदेगा नहीं, या फिर आपको एक तरह से कर दो इंफीरियर गुड्स तो खरीदेगा नहीं, क्योंकि भाई रईस है तो रईस वाला काम समझेगा। अब जैसे कोलकाता में ही आप लोग देखते हो, आपका जैसे सेक्टर्स वगैरह है जहाँ पे कुछ कुछ ना रईस वाला एरिया, इतना सब्जी महंगा रहता है। यहाँ पे भी आपका धनबाद में, हीरापुर में बहुत महंगा मिलता है, कहता है बैंक में बहुत महंगा मिलता है, लेकिन प्रणब यार जिंदाबाद। तो जिस टाइप का आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिस इलाके में, उसके डिमांड वहां का इफेक्ट पड़ेगा, वहां पे महंगी चीजें आएंगी। एंड द लास्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। अब सब कुछ सही चल रहा था भाई, अब क्या होगा, गवर्नमेंट बोलेगा अचानक से टैक्स रेट बढ़ेगा। टैक्स रेट जैसे ही बढ़ा तो मार्केट को प्रभावित करेगा, सब्जियां महंगी होंगी, सब चीज महंगी, तो आप डिमांड क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। तो कहने का आपका गवर्नमेंट पॉलिसी आपका क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, सब्सिडी देगा, छूट देगा, तो तुरंत ले लेंगे हम लोग, तुरंत खरीद लेंगे। तो ये सब रहा आपका मार्केट डिमांड फंक्शन के अंदर में, ये तीन और जो पहले का बताए थे वो सारे आपका इंक्लूड होंगे। क्लियर है? इतना इसको नोट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ कंज्यूमर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट पॉलिसी। अब जो आपका आज का टॉपिक है वो है आपका लॉ ऑफ डिमांड। ज्यादा क्लास देरी नहीं खींचेंगे, हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे पढ़ाने का। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, यानी कि एक तरह से समझो कि लॉ क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशन बताता है कि डिमांड कैसे काम करेगा। तो इसमें समझते हैं सबसे पहले, लॉ ऑफ डिमांड said that there is inverse relationship between the prices of the commodity and its quantity demand। यानी लॉ said that there is inverse relationship। इनवर्स माने क्या? उल्टा। इनवर्स माने क्या? उल्टा। कैसे है भाई? सीधा सा बात यहाँ पे समझो, प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ेगा, तो ये उल्टा चीज हो रहा है ना। यानी कि तरह से समझो, प्राइस जो है इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, आपका घट रहा है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए इनवर्स रिलेशनशिप बोलता रखने का जरूरत नहीं। किसके बीच में? प्राइसेस, यानी कि प्राइस के बीच में, प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी लेने का तरीका। आगे बोल रहा अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि अदर थिंग डिमांड ऑफ पार्टिकुलर कमोडिटी राइजेस, यानी कि कह रहा कि अदर चीज क्या है आपका एक तरह से कांस्टेंट है। जैसे कि मान के चलो कोई एक चीज बढ़ रहा है, एक चीज करने का मतलब है यदि मान के चलो सिर्फ इनकम बढ़ रहा है या घट रहा है, उसमें क्या है और सब चीज कांस्टेंट है, जैसे रिलेटेड गुड हो गया, प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी हो गया, टेस्ट हो गया, सब सारा चीज क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है? आगे बात कर रहा है अदर थिंग डिमांड फॉर पार्टिकुलर कमोडिटी राइजेस विद द फॉल ऑफ प्राइस, यानी कि कहने का मतलब है कि कमोडिटी का जो प्राइस जो है राइज हो रहा है, तो किसके इधर जो प्राइस राइज हो रहा है, तो डिमांड, अगर प्राइस राइज हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड घट रहा है, ये चीज को दर्शाना चाह रहा है। क्लियर है? यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ते हैं, अदर थिंग डिमांड फॉर पार्टिकुलर कमोडिटी राइजेस विद द फॉल ऑफ प्राइस। अब इसको लिखने का तरीका क्या था, देखो इस प्रकार से देखो, dx है, फंक्शन है, px क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, यानी कि प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी, प्राइस ऑफ रेटेड गुड कांस्टेंट है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट है, टेस्ट कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट है। फिर आपको लिखना है, ये चीज आपको लिखना है, क्वेश्चन आएगा लॉ ऑफ डिमांड, फिर एक्सपेक्टेशन के लिए। उसके बाद में आप लिख दिया क्या, एजम्पशन, क्या क्या एजम्पशन इसमें माना जाएगा। एक होता है ना कि हम लोग एक कानून बना रहे हैं तो उसके बीच में क्या क्या एज्यूम किया जाएगा कि इसके अंदर में क्या क्या। तो पहला रेशनल, यानी कि जो आपका कंज्यूमर है, कंज्यूमर शुड बी रेशनल, यानी कि पगला नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब जैसे मार्केट में गए आप तो वहां पे क्या होना चाहिए, कंज्यूमर आपका रेशनल हो चाहिए, जिसको सही गलत का पहचान, ऐसा नहीं कि पागल है महंगा रहा तो और ले रहे, तो वो काम नहीं करेगा वहां पे। दूसरा बोल रहा है नॉर्मल गुड्स,
कंज्यूम नॉर्मल गुड। ऐसा नहीं कि पहले से ही काम कर रहा है, इनकम बढ़ रहा है घट रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना आपको एक तरह से कह सकते हैं इंप्लीमेंट्री गुड खरीद रहा है, नॉर्मल गुड खरीदना चाहिए। तीसरा अंदर में क्या होगा, इनकम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट होना चाहिए, क्लियर है। चौथा में क्या होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इज कांस्टेंट, यानी कि जो चीज लिखा रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इज कांस्टेंट कर देना है। एंड द लास्ट इज टेस्ट एंड जो आपका ये एक्सपेक्टेशन है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। आपको एजम्पशन पहला पॉइंट में आपको क्या करना है, लॉ ऑफ डिमांड लिख देना, सेकंड में ये लिख देना, थर्ड में एजम्पशन लिख देना, क्लियर है। इतना आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ वहां पे आपका एजम्पशन में शॉर्टकट में लिख दिए। उसके बाद में क्या करना, डायग्राम बनाना। डायग्राम क्या बना जाएगा, पी एक्स कर दिए, डी एक्स कर दिए, डिमांड आपका 1 2 3 3 2 1, फटाक से डायग्राम बनाओ। डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम बना दो, यहाँ पे लिख देना डायग्राम में क्या बनेगा, सीधा सवाल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्वांटिटी प्राइस, हो गया पी एक्स डी एक्स 1 2 3 1 2 3। अब देखो क्या है, पी एक्स का 1 है, यहाँ पे भाई 1 है, पी एक्स का जो 1 का है भाई यहाँ पे आपका 3 है, 3 नंबर है, ठीक है। दूसरा का क्या है, दूसरा का डिमांड में आपका, दूसरा का 2 है, तीसरा का 1 है, हो गया। यानी कि एक तरह से कह रहे हो कि जो डिमांड का जो कर्व है वो क्या हो रहा है, स्लोप डाउनवर्ड हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, देख लेना यहाँ पे लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, स्लोप डाउनवर्ड। इतना कर देना आपको एग्जाम में। लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको क्या करना है, लिख देना एक्सपेक्टेशन या फिर एक्सप्लेनेशन। डायग्राम को समझाओगे ना, नंबर पूरा आपको मिलेगा। एक्सप्लेनेशन कर देना क्या, कि व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, व्हेन द प्राइस ऑफ द, एकदम सेम वही चीज लिख रहे हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीजेस with 2 rupees, then the demand was 2। ये नॉर्मल कहते हैं, when the prices of the commodity increase नहीं करना, पहले नॉर्मल लिखना, when the price of the commodity is 2 rupees, then the demand was 2 unit, ठीक। उसके बाद में करना क्या, कि when the prices of the commodity increases, when the prices of the कमोडिटी इंक्रीजेस, यानी क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, इंक्रीजेस इन 3, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। सो द डिमांड इज व्हाट, सो द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज फॉल, क्लियर है। सेम उसमें भी कर देना उल्टा, कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगा, इतना करके खत्म कर देना। थैंक यू सो मच।